नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, ऑप्शन नंबर 1 है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत एक राज्य विषय है। दूसरा ऑप्शन है कि अंतर्राज्यीय प्रवास राज्य सूची के अंतर्गत एक राज्य विषय है। तो ये दोनों जो है वो गलत है, ये दोनों जो है वो गलत है। तीसरा है, अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अंतर्गत एक संघ विषय है। तो ये सही है। निगम कर राज्य सूची के अंतर्गत एक राज्य विषय है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 246 में सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 246 आर्टिकल 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों की व्याख्या की गई है, जिसको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। वर्तमान 7वीं अनुसूची और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियां भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान में सूची का वर्णन किया गया है वो स्वतंत्रता के पूर्व से ही लागू है। ठीक है, क्योंकि 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऐसे प्रावधान थे जिनको जैसे उसमें लिखा हुआ था वैसे ही सीधे सीधे ले लिया गया था भारतीय संविधान में। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतर्राज्यीय संगरोध, निगम कर संघ सूची के तहत का विषय है। यानी कि ये सारे जो हैं वो संघ सूची है, इसलिए विकल्प सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि दोहरे सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे 1952 के परिसीमन आयोग अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। किसे? तो दोहरे सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। तो कब पेश किया गया था? 1952 में। पहला ऑप्शन कहता है इसे एससी और एसटी आबादी के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए पेश किया गया था। दूसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में है छठे आम चुनावों के बाद इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 2 सही हैं, केवल 2 सही हैं। इसकी व्याख्या की बात की जाए तो द्वैत सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत 1952 के परिसीमन आयोग अधिनियम द्वारा की गई थी। इसलिए कथन 1 जो है वो बिल्कुल सही है। इसे बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आबादी वाली सीटों को आरक्षित करने के लिए पेश किया गया था। इसलिए कथन 2 जो है वो भी सही है। जिन सीटों पर आधी से अधिक आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की थी वे एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र थे। तो ये जिन सीटों पर आधी से अधिक आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की थी वे एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र थे। हालांकि 1952 और 1957 में पहले 2 लोकसभा चुनाव के बाद 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अधिनियम 1961 के माध्यम से इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। इसलिए विकल्प 3 जो है वो सही नहीं है। 1957 के चुनाव के बाद अवैध सदस्यता को बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था, क्योंकि 20 ऐसे निर्वाचित क्षेत्रों में से एक ही समूह या एक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से विजेता बने गए थे। किसी सामान्य उम्मीदवार को नहीं चुना गया था। इसलिए विकल्प बी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान अधिनियम 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संशोधन करती है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। संविधान का 71वां संविधान संशोधन 1992 किस भाषा को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। मैथिली भाषा को सबसे बाद में 2004 में शामिल किया गया था।
जैसा आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 क्लॉज 1, 351 क्लॉज 351 में सम्मिलित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं हैं। संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है, लेकिन जो जो संविधान में भाषा लिखा गया है वो 14 है। 22 भाषा कौन कौन से हैं? तो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इनमें से 14 भाषाओं को सबसे पहले संविधान में शामिल किया था। सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था। 3 अतिरिक्त भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 1904 में जोड़ा 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। तो ये आपका इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 123 में वर्णित है। आर्टिकल 143 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार पावर है। वो किसी भी फैसले को बदल सकता है इस पावर के तहत। एक बार अध्यादेश जारी हो जाने के बाद संसद के सदन इसे अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। तो ये भी गलत है। तो इसका दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। इसकी व्याख्या देखी जाए तो संविधान के अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन करता है। यदि किसी भी समय संसद के दोनों सदनों के सत्र में रहने के अलावा राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जिनके कारण उन्हें तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो वे ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उन्हें आवश्यक अतीत हो। इसलिए कथन एक जो है वो सही नहीं है। अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही बल और प्रभाव रखेगा, लेकिन सरकार को अनुसमर्थन के लिए संसद के समक्ष अध्यादेश लाना आवश्यक है, और ऐसा न करने पर संसद के पुनः समयावधि होने पर से 6 सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति इसे वापस ले ले या यदि दोनों सदन इसे अस्वीकृत करने वाले प्रस्ताव पारित करते हैं तो अध्यादेश पहले ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि अध्यादेशों को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि सरकार ने बहुमत खो दिया है। इसलिए कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि अध्यादेश स्वीकृत वो रिजेक्ट हो जाए। इसलिए कथन 2 जो है वो सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन गठित किए गए थे? यूपीएससी 2024 में पूछा गया था, तो 4 परिसीमन गठित किए गए थे दिसंबर 2023 के द्वारा तक। परिसीमन क्या होता है? तो जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का एक कार्य होता है। परिसीमन अनुच्छेद 82 के तहत संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाना होगा। अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। परिसीमन एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयुक्त के सहयोग से काम करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल है: एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का जज, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग को बिना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम करना है। संविधान में कहा गया है कि आयोग के आदेश अंतिम और किसी भी न्यायालय के समक्ष उन पर सवाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे चुनाव अनिश्चित काल के लिए रुक जाएगी। आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण इस तरह से करना होगा
कि सभी सीटों की जनसंख्या जहां तक संभव हो समान हो। आयोग को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करने का भी काम सौंपा गया है। भारतीय गणतंत्र के इतिहास में 1952, 62, 72 और 2002 के अधिनियमों के तहत 4 परिसीमन आयोग की स्थापना की गई, इसलिए कथन डी जो है वो सही है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।